ओनली पीएससी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साइंस की अगली कड़ी में हम वापस से जुड़ रहे हैं। मैं अजय राठौर अगली क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने साइंस की। अभी तक हमने ये जाना कि कोशिका कैसी होती है, कोशिका के जो कौन कौन से अंग होते हैं, कोशिका की जो सामान्य जानकारी हमने प्राप्त करी थी कि सभी जीव है ना कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सब कोशिका जो होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है ना। उसी वही संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो ये हमने चर्चा करी थी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है और मानव में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये हमने चर्चा करी थी, है ना। उसके आगे अब अगली कड़ी में जो हम जुड़ रहे हैं कि इसके जो कल अंग हमने बहुत सारे अंग हमने पढ़ चुके हैं, जैसे कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है ना। और इसके आगे अगला जो अंग होता है तारक काय, है ना। तारक काय को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम ये केवल और केवल पादप को छोड़कर के केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है ना। जंतु कोशिकाओं में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये विभाजन के लिए, उसमें कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो तारक काय होता है ये मुख्य रूप से केंद्रक के पास में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक के पास में। और जब कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है तो जो ये क्रोमेटिन जाल के रूप में जो क्रोमोसोम है ये बाहर निकल आते हैं, केंद्रक का जो केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। तो उस समय ये तारक काय होते हैं, ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, है ना। ये दो संख्या में 2 हो जाते हैं और ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो एक भाग इसका यहाँ पर चला जाता है और एक भाग दूसरे ध्रुव में चला जाता है, पोलर की साइड चले जाते हैं। और इनका जो एक बिंदु होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रियोल। ये कण इनमें से क्या निकलने लगते हैं? फाइबर्स निकलने लगते हैं, ये तंतु निकलने लगते हैं और वो तंतु जाकर के क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं और उनका विभाजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो तारक काय केवल जब कोशिका विभाजन होता है उस समय काम में आता है और ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। अगला जो अंग होता है रसधानी होती है। रसधानी मुख्य रूप से अगर यूं कहूं तो जंतु कोशिकाओं के लिए ज्यादा काम की नहीं रहती है, ज्यादातर ये पादप कोशिकाओं में काम में आती है ना। तो कोशिका की जो निर्जीव संरचना होती है उसे हम रसधानी कहते हैं, जिस प्रकार की होती है। ये चारों ओर एक झिल्ली से घिरी होती है। इस झिल्ली का नाम होता है टोनोप्लास्ट, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जितना भी अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त पदार्थ होते हैं, उनको ये क्या कर लेती है कि अंदर इकट्ठा कर लेती है। ठीक है। और उसके अंदर ये संचित करके रखती है ना। और जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी छोटी संख्या में, मतलब भारी संख्या में पाई जाती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी होती है इनकी आकृति। लेकिन ये जो पादप कोशिकाओं में होती है बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, बहुत इनकी जो आकार होता है बहुत विशालकाय होता है। ठीक है। अगला हमारा जो कोशिका का अंग होता है वो राइबोसोम है ना। राइबोसोम जो है कि मैंने आपको उस चित्र में बताया था, जो कोशिका का चित्र बनाया था, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर पाया जाता है। और वो जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो खुरदुरी प्रकार की होती है। ठीक है। तो आगे इसी राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इसका नामकरण कैसे हुआ। तो इसको जो है रॉबिन्सन एवं ब्राउलन ने पादप कोशिकाओं में देखा और जो जी पेलेट है उन्होंने इसको जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत देखा था। ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो यह राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए नामक प्रोटीन का बना होता है, मतलब कि प्रोटीन का बना होता है। बहुत बार ये पूछा भी गया है कि जो राइबोसोम है उसका निर्माण कैसे होता है या किस चीज से मिलकर बना होता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन, इनमें से कोई अगर दे देता है तो ये प्रोटीन से बना होता है ना। उसका नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसका मेन जो काम क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या यूं कहूं कि प्रोटीन का ये निर्माण करता है, ये प्रोटीन को ये बनाता है। इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को, है ना। और राइबोसोम जो है इसके अलावा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कोशिका द्रव में पाया जाता है, वो हरित लवक में भी पाया जाता है, या क्लोरोफिल में पाया जाता है, या खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये पाया जाता है। ठीक है। वैसे 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः राइबोसोम। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70 राइबोसोम, एक होता है 80 राइबोसोम। मैं आपको जब कोशिका का प्रकार बताऊंगा कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और 80 जो प्रकार का राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इस एस का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रेट वर्ग से इकाई होती है, इसके ये एक यूनिट होती है, जिसका मतलब होता है अवसाद। अवसाद हिंदी में मतलब होता है अवसाद गुणांक को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये कि जो राइबोसोम का आकार होगा या उसका घनत्व होगा ये उसको बताता है। कहाँ कहाँ पर जो है राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, या है ना, या प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर नहीं होगा? तो जो आरबीसी होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसके अंदर और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है।
इसलिए जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता या प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। अगला हमारा कोशिका अंग होता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी अल्टमेन ने, और इसको जो नाम दिया था वो सी बेंडार द्वारा दिया गया था। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें ही श्वसन स्थल होते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करती है, मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पादन होती है, जिसमें वो ऊर्जा और साथ ही क्या है कि CO2 गैस निकलती है। ठीक। तो ये ऊर्जा युक्त पदार्थ, मतलब ऊर्जा युक्त पदार्थ वही पदार्थ ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और काफी मात्रा में इसमें ऊर्जा निकलती है। मैं आपको बताऊं किस रूप में निकलती है, एटीपी के रूप में, एडिनोन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या ऊर्जा यहाँ पर निकलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है। इस जो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें डीएनए और आरएनए किस प्रकार का, 70 इस प्रकार का आरएनए इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। विखंडन की वो प्रोसेस, मतलब कि जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनना, 2 से 4 बनना, वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं विखंडन प्रक्रिया। तो उसके द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता रहता है, लगातार विखंडन के द्वारा, है ना। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, ग्लूकोज टूट करके ऊर्जा का निर्माण होता है ना। इसलिए कोशिका का बिजली घर कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसे कोशिका का इंजन कहते हैं, क्योंकि पूरी कोशिका में ऊर्जा इसी के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है। एक बात और नोट करने योग्य है कि डीएनए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ पर नहीं पाया जाता है या कहाँ पर पाया जाता है। तो मेरे रूप से डीएनए है जो 3 जगह पाया जाएगा। एक केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए भी होता है, और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। इन तीनों के अतिरिक्त और कहीं पर भी डीएनए। अगला कोशिका अंग है हमारा गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, है ना, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी द्वारा की गई थी। ये कहाँ पर होती है, तो ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका होती है ना, ये केंद्रक होता है बीच में, और इसके यहाँ साइड में आसपास में ऐसी थैलीनुमा छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो राइबोसोम जो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उस प्रोटीन की पैकिंग करना, और कोशिका के अन्य अंगों द्वारा जो अन्य पदार्थ निकाले जाते हैं उसकी पैकिंग ये करता है गोल्जी बॉडी। और साथ ही पैकिंग पुटिकाओं के रूप में करता है। पुटिकाएं यूं कहें कि एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है, वो उसके रूप में पैकिंग करता है, और लक्ष्य स्थान, मतलब किसी अंग स्थान तक या किसी रक्त में इसको भेजना होता है तो उसमें ये पहुंचा देता है। इसलिए इसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जो मैनेजमेंट करता है वो भी कहा जाता है। ठीक। गोल्जी बॉडी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका में इसका निर्माण होता है, और गोल्जी बॉडी द्वारा कोशिका भित्ति, लाइसोसोम और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किया जाता है। तो गोल्जी बॉडी प्रबंधन के अलावा, पैकिंग के अलावा 2-3 काम और करती है, कि ये कोशिका भित्ति, सेल वॉल, लाइसोसोम और ग्लाइकोप्रोटीन आदि का निर्माण भी ये करती है। ठीक है। गोल्जी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करती है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर के ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है। फिर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं कि डीएनए, आरएनए और अन्य प्रकार की जो कोशिका होती है उसकी मजबूती प्रदान करने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। ठीक है। अगला हमारा जो अंग होता है, कोशिका का अंग होता है, वो लाइसोसोम होता है ना। लाइसोसोम की जो खोज करी थी वो डी डुवे द्वारा की गई थी। ये भी एक छोटी छोटी संरचना होती है। अगर यूं कहूँ कि लाइसोसोम क्या होता है कि कोशिका झिल्ली है, मान लो इस चारों ओर कोशिका झिल्ली, इसकी दीवारों के पास में छोटी छोटी गोल गोल और सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है ना, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। और इसके अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम एसिड नुमा होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, मेन रूप से अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और ये अम्लीय प्रकृति के होने के साथ ही इनके नाम होते हैं बहुत सारे, जैसे हाइड्रोलिसेज या लाइपेसेज या प्रोटोएसेज या कार्बोहाइड्रेटेज। ये क्या करते हैं कि जब भी मान लो कि कोई हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया या विषाणु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, मान लो, है ना, जैसे कोरोना वायरस जैसा सूक्ष्म होता है, जो नैनो प्रकार का होता है, ये नैनो साइज का होता है, तो वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये क्या करता है, उसका ये भक्षण कर लेती है, और भक्षण करके जिसे इसके अंदर रहता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये उसे नष्ट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से ये थैली फट जाती है या खुद को ये नष्ट कर लेती है, इसलिए इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है। स्तनधारियों के अंदर जो लाल रक्त कणिका होती है, आरबीसी होती है, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। कोशिका का अगला अंग है वो है लवक या प्लास्टिड, है ना। ये मुख्य रूप से केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लांट जो सेल होती है सिर्फ उसी में पाया जाता है, क्योंकि जो ये उनको रंग प्रदान करता है, पेड़ पौधों को रंग प्रदान करने के साथ ही जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण इन्हीं के माध्यम से करते हैं, इसलिए ये केवल उन्हीं के अंदर पाया जाता है।
ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है वो हरित लवक, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसका हरा रंग होता है ना। इसके हरे रंग का कारण क्या होता है कि वर्णक होता है, एक वर्णक जो जिसका नाम क्या होता है पर्णहरित, या इंग्लिश में कहें क्लोरोफिल। इसी कारण इसका रंग हरा होता है। इसकी सहायता से ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे हरित लवक को या क्लोरोफिल को हम रसोई गैस कहते हैं, कोशिका का रसोई गैस कहते हैं, है ना। साथ ही इसे हम उत्पादक वर्ग में भी रखते हैं, क्योंकि ये सभी प्राणियों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है। इसमें राइबोसोम उपस्थित रहते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। साथ ही पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो केरोटीन के द्वारा होता है। अगला जो प्रकार होता है इसका अवर्णी लवक, या इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, है ना। इसमें रंग नहीं होता है, क्योंकि यह जमीन के अंदर पाया जाता है। जैसे जमीन के अंदर जड़ पाई जाती है, या जो भूमि के अंदर भूमिगत तना पाया जाता है, वहां पर ये उपस्थित रहता है। और इसका रंग नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकाश जो होता है उसके प्रकाश से दूर होता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पाया जाता है। ठीक है। जैसे जड़ों में, भूमिगत तना में ये पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये भोजन का भंडारण करता है, या जब भोजन का जो अपन कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, वो वेयर हाउस होते हैं, ये इसका काम करता है, ये भोजन का, है ना, संग्रहण करता है। अगला है वर्णी लवक। यह वर्णी का मतलब ये होता है कि रंग या रंग प्रदान करना। तो जो फूल पत्तियों या पौधों में जो रंग पाया जाता है वो मुख्य रूप से इसी की वजह से पाया जाता है, वर्णी लवक के कारण, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टमाटर में लाइकोपेन हुआ, गाजर में केरोटीन हुआ, और चुकंदर में बिटानिन हुआ। ठीक है। ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला जो हमारा अंग है कोशिका का महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, ये इंग्लिश में इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी, है ना। इसका मुख्य काम क्या होता है कि पूरी जो कोशिका होती है उसका प्रबंधन करता है। जैसे कि मानव शरीर में पूरे शरीर का प्रबंधन मस्तिष्क करता है, इसी प्रकार कोशिका का प्रबंधन कौन करता है, केंद्रक करता है। ठीक है। इस केंद्रक में मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि केंद्रक द्रव पाया था, उसमें जो डीएनए आरएनए धागेनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं ना। मैंने वहां पे बताया था आपको। ये जो धागेनुमा संरचना होती है, क्रोमेटिन जो होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है ना। जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय क्या होता है कि केंद्रक की जो बाहर की परत है या केंद्रक झिल्ली वो गायब होने लगती है। ठीक है। तारक काय अपने ध्रुवों या पोलर की साइड जाने लगते हैं, उनमें से फाइबर्स निकलने लगते हैं, और जब ये फुलकर के क्रोमेटिन जो धागेनुमा संरचना है, ये क्रोमेटिन ये फुलकर के मोटे हो जाते हैं, तो इसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। और इन्हीं गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं, बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आधार पर हम बात करें तो उसमें कम से कम 20 से 25,000 मानव शरीर में जीन पाए जाते हैं, जो अलग अलग गुणों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि किसका रंग कैसा होना चाहिए, किसी की भाषा कैसी होनी चाहिए, कोई लंबा या नाटा, या काला या गोरा, है ना, या बात करने का तरीका, उसकी आंखें कैसी होती है, या उसमें ज्ञान की ग्रहण करने की क्षमता कैसी होती है, ये निर्धारण करता है। ठीक है। तो इसलिए इनको अनुवांशिक लक्षणों का वाहक भी कहा जाता है। ठीक है। एक और भाग जो रह गया केंद्रक के अंदर, वो होता है केंद्रिका होती है, या इसका इंग्लिश में कहें न्यूक्लियोलस होता है ना। ये केंद्रक में उपस्थित सघन गोल संरचनाएं होती है। मुख्य रूप से अगर यूं कहूं कि जो राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो इसी केंद्रिका में होता है। फिर ये निर्माण होकर के अंतःप्रद्रवी जालिका में जाकर के चिपक जाते हैं, और फिर वहां प्रोटीन का निर्माण करते हैं, या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही। हमने लगभग कोशिका के जितने भी अंग है वो सारे कंप्लीट कर लिए, है ना। जितनी भी एग्जाम्स होती है, वनडे एग्जाम, साथ ही जो एमपीपीएससी या अन्य स्टेट पीएससी की एग्जाम होती है, उसमें क्या करते हैं कि प्री में तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपसे पूछे ही जाएंगे साथ ही, लेकिन जब एमपीपीएससी की कोई मेंस लिखता है तो उसमें 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से बन सकते हैं, है ना। वो संभावना देते हैं कि इन्हीं में से बने, और पिछले प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखे तो इन्हीं में से बने हैं लगभग क्वेश्चन। जैसे कि उसने 3 नंबर में केवल केंद्रक पूछ लिया, या वर्णी लवक पूछ लिया, या लवक पूछ लिया, हरित लवक पूछ लिया, या अंतःप्रद्रवी जालिका पूछ लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो बना सकता है। तो मैंने डिटेल में इसका आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया है ना। तो कृपया इसे आप पढ़ें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप घर पर इसको लिखें और पढ़ें, तो ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो इस प्रकार से पूछा जाएगा वो कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, या कोशिका कितने प्रकार की होती है, साथ ही कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में विस्तृत से आप चर्चा कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वहां पर ये मदद करेगा। ठीक है। तो धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और देखिए। थैंक यू वेरी मच।